नमस्कार दोस्तों, जागृति एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोगों का इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट नंबर 29 है। अगर आप लोगों को और पार्ट्स देखने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला इडियम है हमारे पास सी थ्रू। इसका मतलब होता है समझ जाना। मीनिंग है इसका कॉम्प्रिहेंड और अंडरस्टैंड। तो कॉम्प्रिहेंड का मतलब समझना होता है, अंडरस्टैंड का मतलब भी समझना ही हो जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंड और अंडरस्टैंड का मतलब हो जाएगा समझना। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं और इसके एक एक पार्ट को ब्रेक करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। तो सी का मतलब देखना होता है, थ्रू का मतलब हो जाएगा किसी माध्यम से। तो सी थ्रू का मतलब हो जाएगा किसी माध्यम से देखना। तो यह मुहावरा जो है वह 18वीं शताब्दी में यूरोप के एक प्रकार के फैशन से संबंधित है, जो कि उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में था। तो वह फैशन जो था वह एक प्रकार के पारदर्शी कपड़े से संबंधित था, जो कि खास प्रकार के फैब्रिक से बना होता था, जिसके कि आर पार आसानी के साथ देखा जा सकता था। तो इसका मतलब यह है कि उस कपड़े को पहनने पर उस कपड़े के माध्यम से आंतरिक अंग भी दिखाई देते थे। तो कुल मिलाकर हम लोग यह कह सकते हैं कि इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि किसी ऐसे सच को देखना या समझना जिसे सामने वाला आपसे छुपाना चाहता हो। तो उम्मीद है आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी को आपके रिवीजन के पर्पज से यहाँ पे लिख दिया गया है कि यह मुहावरा 18वीं शताब्दी में यूरोप के एक फैशन से संबंधित है, जब पारदर्शी कपड़े पहनने का प्रचलन बढ़ा था, जिसे पहनने पर कपड़े के अंदर का छिपा हिस्सा भी दिखता था। अतः इस मुहावरे का अर्थ है किसी छिपी चीज को देखना या समझ जाना। तो उम्मीद है आपको यह इडियम याद हो गया होगा। इडियम है सी थ्रू, इसका मतलब होता है समझ जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है हमारे पास सेट एट नॉट। इसका मतलब होता है असम्मान करना। मीनिंग है इसका टू डिसरिगार्ड और ट्रीट एज ऑफ नो इम्पोर्टेंस। तो डिसरिगार्ड का मतलब हो जाएगा अनादर या उपेक्षा करना, और ट्रीट एज ऑफ नो इम्पोर्टेंस का मतलब हो जाएगा अहमियत ना देना। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। सेट का मतलब हो जाएगा लगाना या बैठाना, और नॉट का मतलब शून्य होता है। तो सेट एट नॉट का मतलब हो जाएगा शून्य पर बैठाना। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि नॉट का अर्थ होता है कुछ भी नहीं, मतलब कि एकदम खाली। इसको आप लोग शून्य भी बोल सकते हैं, मतलब कि कुछ ऐसा जहाँ पर कुछ भी ना हो तो उसको नॉट बोला जाता है। तो किसी को नॉट पर सेट किए जाने का अर्थ हो जाएगा कि उसको शून्य के बराबर कर देना, मतलब कि उसकी कोई भी वैल्यू न करना। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यह मुहावरा जो है वह किसी को तुच्छ समझने या उसका सम्मान न करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। रिवीजन के पर्पज से लिखा गया है कि नॉट का अर्थ है शून्य या कुछ भी नहीं, अर्थात सेट एट नॉट का अर्थ होगा किसी को शून्य के बराबर समझना या उसकी कोई वैल्यू न करना। अतः यह मुहावरा किसी को तुच्छ समझने या सम्मान न करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको यह इडियम याद हो गया होगा। इडियम है सेट एट नॉट, इसका मतलब हो जाएगा असम्मान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है हमारे पास सेट वंस फेस अगेंस्ट। इसका मतलब होता है कड़ा विरोध करना। मीनिंग है इसका टू अपोज विथ डिटर्मिनेशन। तो टू अपोज का मतलब हो जाएगा विरोध करना, विथ डिटर्मिनेशन का मतलब हो जाएगा दृढ़ संकल्प के साथ। तो टू अपोज विथ डिटर्मिनेशन का मतलब हो जाएगा दृढ़ संकल्प के साथ विरोध करना। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। सेट वंस फेस का मतलब हो जाएगा चेहरे को सेट करना, और अगेंस्ट का मतलब हो जाएगा विरुद्ध। तो सेट वंस फेस अगेंस्ट का मतलब हो जाएगा चेहरे को विरुद्ध में सेट करना। तो इस मुहावरे का प्रयोग जो है वह 15वीं शताब्दी में किया गया था। तो इस मुहावरे के अनुसार जब आप किसी के विपरीत मुख करके बैठते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप जो हैं उसके विरोध में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि विरोध जो है वह एक दूसरे के आमने सामने रह कर ही अच्छे से किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। रिवीजन के पर्पज से लिखा गया है कि यह मुहावरा 15वीं शताब्दी में प्रयोग हुआ था। इस मुहावरे के अनुसार जब आपका मुंह किसी के विपरीत होगा तो आप उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्टा कार्य करेंगे, अर्थात किसी का विरोध करने के लिए यह मुहावरा प्रयोग होता है। तो उम्मीद है आपको यह इडियम याद हो गया होगा। इडियम है सेट वंस फेस अगेंस्ट,
इसका मतलब हो जाएगा कड़ा विरोध करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आइडियम है हमारे पास सेट वंस हर्ट ऑन। इसका मतलब होता है बहुत चाहना। मीनिंग है इसका टू हैव एज वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग। तो एम्बिशन का मतलब लालसा होता है, ऑब्टेन का मतलब हो जाएगा प्राप्त करना। तो टू हैव एज वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग का मतलब हो जाएगा किसी चीज को प्राप्त करने की लालसा या अभिलाषा होना। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। हर्ट का मतलब दिल होता है, तो सेट वंस हर्ट ऑन का मतलब हो जाएगा कहीं पर अपने दिल को सेट करना। तो यह मुहावरा जो है वह 14वीं शताब्दी से प्रयोग में है, जिसमें कि दिल की बात की गई है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि दिल जो होता है हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंतरिक अंग होता है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो जब आप कहीं पर दिल को सेट करते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि आप उस चीज के लिए अपना सब कुछ लगाने को तैयार हैं, मतलब कि आप उसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। अब इसको हम अगर चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो हमको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर चित्र में एक व्यक्ति है जिसके सामने एक लक्ष्य है जिसको कि वह पाना चाहता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता जो है वह बीच में टूटा हुआ है। तो वह व्यक्ति जो है उस रास्ते पर अपना दिल सेट कर देता है जिससे कि वह लक्ष्य तक पहुंच सके। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना। तो उम्मीद है आपको यह एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। रिवीजन के पर्पज से लिखा गया है कि यह मुहावरा 14वीं शताब्दी से प्रयोग में है। जैसा कि दिल हमारे शरीर का एक आंतरिक अंग है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, अतः दिल को किसी लक्ष्य के रास्ते में फिट करना उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ लगा देने के समान होगा। तो उम्मीद है आपको इडियम याद हो गया होगा। इडियम है सेट वंस हर्ट ऑन। इसका मतलब होता है बहुत चाहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आइडियम है हमारे पास सेट वंस टीथ ऑन एज। इसका मतलब होता है परेशान करना। मीनिंग है इसका टू इरिटेट और अनॉय समथिंग। तो इरिटेट का मतलब हो जाएगा क्रुद्ध करना, एनॉय का मतलब हो जाएगा परेशान करना या खिंचाना। तो टू इरिटेट और एनॉय समथिंग का मतलब हो जाएगा किसी को खिंचाना या क्रोधित करना। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। टीथ का मतलब दांत तो होता है और एज का मतलब कोई धार या तो फिर किनारा भी बोल सकते हैं। तो सेट वंस टीथ ऑन एज का मतलब हो जाएगा किसी किनारे पर दांत को सेट करना। तो यह मुहावरा जो है वह बाइबिल में प्रयोग किया गया था, जिसको कि बाद में शेक्सपियर ने भी अपनी कविता में प्रयोग किया था। तो यदि दांत को किसी धातु के किनारे पर रगड़ा जाए तो दांत में एक प्रकार की झुनझुनी होती है, या तो फिर जब हम कोई खट्टी चीज खाते हैं तब भी दांत में झुनझुनी होती है। अब इसको आप लोग अपनी रियल लाइफ के साथ भी रिलेट करके आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि जब आप चावल खाते हैं तो वहाँ पर कभी कभी आपको कंकड़ मिल जाता है जो कि दांत में बहुत ही ज़्यादा झंझनाहट पैदा कर देता है। तो दांत में होने वाली इसी झुनझुनी के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि किसी धातु के किनारे पर रगड़कर आप दांत को परेशान करते हैं या उसको तकलीफ पहुंचाते हैं। तो उम्मीद है आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। रिवीजन के पर्पज से यहाँ पे लिख दिया गया है कि यह मुहावरा किसी खुरदुरी चीज के किनारे या किसी अम्ल से दांत को रगड़ने पर दांत में होने वाली झुनझुनी की बात करता है, जो दांत को परेशान करने के समान होगा। इसका प्रयोग बाइबिल में हुआ था, जिसे बाद में शेक्सपियर ने भी प्रयोग किया था। तो उम्मीद है आपको यह इडियम याद हो गया होगा। इडियम है सेट वंस टीथ ऑन एज। इसका मतलब होता है परेशान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आइडियम है हमारे पास सेट द टेम्स ऑन फायर। इसका मतलब होता है आश्चर्यजनक कार्य करना। मीनिंग है इसका टू अचीव समथिंग अमेजिंग। तो अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, समथिंग अमेजिंग का मतलब हो जाएगा कुछ अद्भुत। तो टू अचीव समथिंग अमेजिंग का मतलब हो जाएगा कुछ अद्भुत प्राप्त करने के लिए। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। टेम्स जो है वह लंदन की एक नदी का नाम है और फायर का मतलब आग होता है। तो सेट द टेम्स ऑन फायर का मतलब हो जाएगा टेम्स को आग पर सेट करना। तो यह मुहावरा जो है वह लंदन में स्थित टेम्स नदी के बारे में है। अब जैसा कि हम लोग इस मुहावरे को पढ़कर समझ सकते हैं कि इस मुहावरे में टेम्स नदी पर आग लगाने की बात हुई है। तो यदि कोई टेम्स नदी पर आग लगाता है तो यह निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक या असंभव कार्य करने के समान होगा, क्योंकि टेम्स नदी में पानी भरा रहता है और पानी में आग लगाना संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा
कि कोई आश्चर्यजनक कार्य करना या कोई ऐसा कार्य करना जो संभव ना हो। अब यहाँ पर आपके लिए ध्यान देने की बात यह है कि यह मुहावरा जो है वह आम तौर पर नकारात्मक रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हो सकता है कि जब आपके एग्जाम में यह मुहावरा आए तो उसके आगे नो या नॉट लगा हो, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। रिवीजन के पर्पज से लिखा गया है कि इस मुहावरे में लंदन में स्थित टेम्स नदी की बात हुई है, जिसमें आग लगाना किसी आश्चर्यजनक या असंभव कार्य करने के समान होगा। इस मुहावरे का प्रयोग आमतौर पर नकारात्मक रूप में किया जाता है। तो उम्मीद है आपको इडियम याद हो गया होगा। इडियम है सेट द टेम्स ऑन फायर। इसका मतलब होता है आश्चर्यजनक कार्य करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है हमारे पास शोल्डर टू शोल्डर। इसका मतलब होता है पूर्ण सहयोग के साथ। मीनिंग है इसका विथ यूनाइटेड एफर्ट। तो यूनाइटेड का मतलब होता है इकट्ठा या तो फिर एकजुट होना। एफर्ट का मतलब हो जाएगा प्रयास करना। तो विथ यूनाइटेड एफर्ट का मतलब हो जाएगा एकजुट प्रयास के साथ। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। शोल्डर का मतलब कंधा होता है, तो शोल्डर टू शोल्डर का मतलब हो जाएगा कंधे से कंधा। तो यह मुहावरा जो है वह 15वीं शताब्दी में सेना की टुकड़ी के लिए प्रयोग हुआ था, जो कि सेना की टुकड़ी को युद्ध अभ्यास कराए जाने से संबंधित था, जिसमें कि सैनिकों को यह बताया जाता था कि किस प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया जाता है। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि एक दूसरे के सहयोग से किसी कार्य को करने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको यह एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। रिवीजन के पर्पज से लिखा गया है कि यह मुहावरा 15वीं शताब्दी में सेना की टुकड़ी के लिए प्रयोग होता था, जो कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के सहयोग से युद्ध अभ्यास करते थे। अतः इस मुहावरे का अर्थ है एक दूसरे के सहयोग से किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। तो उम्मीद है आपको यह इडियम याद हो गया होगा। इडियम है शोल्डर टू शोल्डर। इसका मतलब होता है पूर्ण सहयोग के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है हमारे पास सो व्हाइट फेदर। इसका मतलब होता है भय प्रदर्शित करना। मीनिंग है इसका टू शो कावर्डिस। तो कावर्डिस का मतलब होता है कायरता। तो यहाँ पे टू शो कावर्डिस का मतलब हो जाएगा कायरता दिखाना। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। शो का मतलब दिखाना होता है। व्हाइट फेदर का मतलब हो जाएगा सफेद पंख। तो शो व्हाइट फेदर का मतलब हो जाएगा सफेद पंख दिखाना। तो इस मुहावरे की उत्पत्ति जो है वह 18वीं शताब्दी में हुई थी, जो कि उस समय होने वाले मुर्गों की लड़ाई से संबंधित थी। तो उस समय ऐसी मान्यता थी कि जिस मुर्गे की पूंछ सफ़ेद रंग की होगी वह मुर्गा एक बहुत ही कमज़ोर नस्ल का होगा। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जिस मुर्गे की पूंछ सफ़ेद रंग की होती थी उसको लड़ाई के योग्य नहीं माना जाता था, अर्थात उसको एक कायर की तरह ट्रीट किया जाता था। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि इस मुहावरे का प्रयोग जो है वह कायरता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। रिवीजन के पर्पज से लिखा गया है कि यह मुहावरा 18वीं सदी में होने वाले मुर्गों की लड़ाई से संबंधित है, जहां पर यदि किसी मुर्गे की पूंछ के पंख सफेद होते थे तो उसको कायर और कमजोर नस्ल का माना जाता था। अतः इस मुहावरे का अर्थ है कायरता या शांति प्रदर्शित करना। तो उम्मीद है आपको इडियम याद हो गया होगा। इडियम है सो व्हाइट फेदर। इसका मतलब होता है भय प्रदर्शित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है हमारे पास साइन डाई। इसका मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए। मीनिंग है इसका इंडेफिनेटली। तो इसका मतलब भी हो जाएगा अनिश्चित काल के लिए। तो यह मुहावरा जो है वह लैटिन मुहावरा है, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण है विदाउट डे, जिसका कि मतलब हो जाएगा अनिश्चित दिन। तो यह मुहावरा जो है वह किसी ऐसे कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है जो कि प्रारंभ तो हुआ हो लेकिन किसी कारण से उसको आगे के लिए टाल दिया गया हो, और वह कार्य आगे कब शुरू होगा इसके बारे में भी कुछ निर्धारित न किया गया हो। तो यह मुहावरा आमतौर पर अदालतों में प्रयोग किया जाता था जब किसी केस को बिना अगली तारीख दिए अनिश्चित काल के लिए टाल दिया जाता था। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि जब किसी कार्य को अनिश्चित दिन के लिए टाल दिया जाता है तो उसके लिए यह मुहावरा प्रयोग किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। रिवीजन के पर्पज से लिखा गया है कि यह एक लैटिन मुहावरा है जिसका अंग्रेजी रूपांतरण है विदाउट डे, अर्थात कोई ऐसा कार्य जिसको फिर से शुरू होने का कोई निश्चित दिन न हो। अतः यदि किसी कार्य को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया जाए
तो उसके लिए यह मुहावरा प्रयोग होता है। तो उम्मीद है आपको इडियम याद हो गया होगा। इडियम है साइन डाई, इसका मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है हमारे पास सीट ऑन दी फेंस, इसका मतलब होता है किसी का पक्ष नहीं लेना। मीनिंग है इसका रिफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट। तो रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, टू टेक साइड का मतलब हो जाएगा पक्ष लेने से, इन अ डिस्प्यूट का मतलब हो जाएगा किसी विवाद में। तो रिफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट का मतलब हो जाएगा किसी विवाद में पक्ष लेने से इनकार करना। तो अब चलिए इडियम पे चलते हैं। सिट का मतलब बैठना होता है, ऑन द फेंस का मतलब हो जाएगा किसी बाड़े पर। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब हो जाएगा बाड़े पर बैठना। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी बाउंड्री की एक दीवार पर बैठा है, तो उसके लिए यह कहा जा सकता है कि न तो वह बाउंड्री के अंदर है और न ही बाहर, मतलब कि वह किसी भी साइड नहीं है। तो यह मुहावरा जो है वह 19वीं शताब्दी में आमतौर पर राजनीति में प्रयोग किया जाता था, क्योंकि चुनाव के समय अधिकतर लोग यह डिसाइड कर लेते हैं कि उनको किस पार्टी के पक्ष में वोट करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं होते हैं, तो उनके लिए यह मुहावरा प्रयोग किया जाता था, क्योंकि वह किसी के साइड नहीं होते थे। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यह मुहावरा जो है किन्हीं दो पक्षों के बीच हो रहे झगड़े विवाद या बातचीत में किसी का भी पक्ष न लेकर एकदम उदासीन रहने को दर्शाता है। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। रिवीजन के पर्पज से लिखा गया है कि यह मुहावरा 19वीं शताब्दी में आमतौर पर राजनीति में उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता था जो किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं होता था। अतः यह मुहावरा दो पक्षों के बीच हो रहे झगड़े विवाद या बातचीत में किसी का भी पक्ष न लेने को दर्शाता है। तो उम्मीद है आपको यह इडियम याद हो गया होगा। इडियम है सिट ऑन द फेंस, इसका मतलब होता है किसी का पक्ष नहीं लेना। तो आशा करता हूँ आपको आज के बताए गए सारे इडियम्स अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। जय हिंद।